बेरूत में फिर से आईडीएफ की भीषण बमबारी। जी हां, बेरूत में कई जगहों पर पिन पॉइंट हमले के बाद बेरूत में बहुत बड़ी तबाही। इजरायल के नए हमले में 7 लोगों की मौत। तो एक बार फिर से बेरूत में आईडीएफ की तरफ से, इजरायल की तरफ से ये हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए बेरूत की, किस तरह से भीषण बमबारी की गई है, हवाई हमले किए गए हैं इजरायल के द्वारा। और इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को बनाया निशाना। हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन तबाह, हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। देखिए हिजबुल्लाह का ड्रोन तबाह हुआ है हमले में। बताया जा रहा कि जबरदस्त नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचा है इस हमले से। तो इजरायल ने बेरूत में फिर से बमबारी शुरू कर दी है। 24 घंटे में इजरायल ने लेबनान के अंदर जिस तरह से हमला किया है उससे हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। लेबनान की सरकार का कहना है कि 2006 के बाद यह पहली बार है जब लेबनान में इतनी बड़ी तबाही हुई है। 23 सितंबर का दिन हिजबुल्लाह पर कयामत की बरसात हुई। जबरदस्त हवाई हमलों के बाद अब आईडीएफ लेबनान में घुसने जा रही है। सवाल यही है कि क्या यह घुसपैठ आज ही होने जा रही है। 23 सितंबर 2024 ये तारीख लेबनान के लिए बहुत ही घातक साबित हुई। तेईस सितंबर 2024 ये दिन हिजबुल्लाह के लिए कयामत का दिन बन गया। इजरायल ने लेबनान में बहुत बड़ा हवाई सैन्य अभियान चलाया। बेरूत के साथ पूरे दक्षिणी लेबनान में विनाश की भयावह बरसात हो गई। लेबनान के अंदर 2006 के बाद सबसे बड़ी तबाही हो गई। इजरायल ने ऐसा हमला किया जिसकी कल्पना ना तो हिजबुल्लाह ने की थी और ना ही लेबनान ने। इजरायल के हवाई हमले की वजह से लेबनान में एक दिन के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। विध्वंसक विस्फोट के साथ ही इजरायल ने लेबनान में शुरू किए गए अपने सैन्य अभियान को आधिकारिक नाम दे दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया गया है नॉर्दर्न एरोज। इस ऑपरेशन का मकसद है उत्तरी इजरायल की रक्षा, उत्तरी इजरायल के शहरों को हिजबुल्लाह और उसके हमलों से मुक्त करवाना। हिजबुल्लाह जब भी हमले करता है तो वो उत्तरी इजरायल में ही तबाही मचाता है। उत्तरी इजरायल से लगती सीमा के दूसरी तरफ ही हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट्स हैं। इन्हीं लॉन्च पैड से ही हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता है। यही वजह है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के तहत हिजबुल्लाह और उसकी सैन्य शक्ति को तहस नहस किया जा रहा है, ताकि उत्तरी इजरायल पर मंडरा रहे विनाश के बड़े खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की कमांड पोस्ट, हिजबुल्लाह के ठिकाने, मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार गोदाम और रॉकेट फैक्ट्री तबाह हो गई। लेबनान सरकार ने कहा है कि लेबनान में 2006 के बाद इतनी बड़ी तबाही पहली बार हुई है। इजरायल की बमबारी में हिजबुल्लाह के 6 से ज्यादा बड़े कमांडर मारे गए। हमले में हिजबुल्लाह के दक्षिणी कमांड के चीफ अली कराकी के भी मारे जाने की रिपोर्ट है। अली कराकी हिजबुल्लाह में तीसरे नंबर का कमांडर था।
हालांकि अब तक अली कराकी की मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा है कि कराकी न सिर्फ जिंदा है बल्कि सुरक्षित जगह पर है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने घोषणा कर दी है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में अब सिर्फ नसरल्लाह ही बचा है, बाकी सभी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के 50% रॉकेट और मिसाइलों का खात्मा कर दिया है। लेबनान में महाविनाश को लेकर जो आंकड़ा आया है वो दहला देने वाला है। और 23 सितंबर हिजबुल्लाह के लिए कयामत का दिन इसलिए बन गया क्योंकि इजरायली सेना ने लेबनान की धरती पर 1400 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। आईडीएफ के मुताबिक उसने बेरूत समेत पूरे लेबनान में 1600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किया। आईडीएफ के हवाई हमलों में 1100 से ज्यादा टारगेट ध्वस्त हो गए। हमलों में हिजबुल्लाह की 800 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट तहस नहस हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो चलाकर हिजबुल्लाह के 50% रॉकेट को जला दिया। इजराइल के हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, करीब 1700 लोग घायल हैं। तमाम लोगों की हालत बहुत गंभीर है, लिहाजा मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। लेबनान में यह तबाही की शुरुआत भर है। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि वो अब अगले चरण की तैयारी कर रही है। इस चरण में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी है। हमले का नया चरण शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों से इलाका खाली करने को कहा है। दक्षिणी लेबनान के लोगों को 80,000 ऑटोमेटेड कॉल भेजकर सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से पर्चियां गिराकर लोगों को दक्षिणी लेबनान छोड़ने को कहा है। आईडीएफ के अल्टीमेटम के बाद दक्षिणी लेबनान से लाखों की तादाद में पलायन शुरू हो गया है। पलायन की वजह से हाईवे पर जबरदस्त जाम लग रहा है। सिडोन हाईवे पर लोग 6 घंटे तक जाम में फंसे रहे। जॉर्डन समेत तमाम देशों ने बेरूत के लिए अपनी सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। लेबनान में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई हैं। लेबनान में बड़े हमले की तैयारी के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जंग लेबनान के लोगों से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। दक्षिणी लेबनान को खाली करने का अल्टीमेटम देने के साथ ही आईडीएफ की एक बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि हिजबुल्लाह के खिलाफ किस तरह का सैन्य ऑपरेशन चलाया जाए। कई वॉर कमांडर्स ने लेबनान में गाजा की तरह ही भीषण बमबारी के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू करने पर जोर दिया। कुछ ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान पर भी हमला करना चाहिए। माना जा रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह पर बमबारी के साथ ही जमीनी युद्ध शुरू करने जा रहा है। इजराइल के रिटायर्ड कर्नल कोबी मारोम ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो चुका है। इजराइल को इसका फायदा उठाना चाहिए। आईडीएफ लेबनान में जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। नसरल्लाह इस वक्त अकेला है, इसलिए सबसे पहले उसका खात्मा होना चाहिए। उसके बाद हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करे। जाहिर है लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आईडीएफ लेबनान में घुसकर गाजा जैसी तबाही मचाना शुरू कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि विनाश का बहुत बड़ा दरवाजा खोलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बेरूत में आईडीएफ हमले से जुड़ा अपडेट, लेबनानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। हिज्ब के मिसाइल फोर्स का कमांडर मारा गया। हमले में
तलाल हामी मारा गया। लेबनानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी। صاروخ يا شباب لايف هلا لايف مش محل اطلع تراونا صاروخ هلا تراونا। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बीते 72 घंटों से जारी हैं। इन 72 घंटों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के सेंट्रल इजराइल तक के इलाकों में बारूद बरसाया, ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। मगर इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि इजरायली धरती को सुलगाने के लिए, बारूद से पाटने के लिए हिजबुल्लाह ने मॉडिफाइड हथियारों का इस्तेमाल किया। आखिर वो कौन सा हथियार है जो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 72 घंटों से इजरायली धरती बारूदी भूचाल से थर्रा रही है। बीते 72 घंटों से उत्तरी इजराइल का आसमान रॉकेट प्रहार से दहल रहा है। बीते 72 घंटों से शोलों की शक्ल में इजराइल के कोने कोने में बारूद बरस रहा है। और बीते 72 घंटों से अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज, सुलगती इमारतें और खंडहर में तब्दील मकान। बहत्तर घंटों से लगातार लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन उत्तरी इजराइल में तबाही मचा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 21 सितंबर की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे, तो वहीं 22 सितंबर को हिजब ने 3 घंटे के भीतर 150 रॉकेट फायर किए। बीती रात हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। बहत्तर घंटों से जारी इजराइल में रॉकेट के ताबड़तोड़ प्रहार को देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बीती रात हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के साथ साथ सेंट्रल इजराइल में भी बारूदी कोहराम मचाया। तेल अवीव, हाइफा, जूडिया, समारिया, हदेरा और एकर में मौजूद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हिजब ने आईडीएफ के मिलिट्री बेस और एयर बेस को भी अपने बारूदी जलजले से तहस नहस कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 22 सितंबर से हिजब ने इजराइल के खिलाफ जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया, उसमें न सिर्फ रॉकेट बल्कि मॉडिफाइड वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है D3 क्रूज मिसाइल। किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह दिखाई देने वाला यह ब्रह्मास्त्र असल में एक सर्विलांस ड्रोन है, जिसे सोवियत दौर में तैयार किया गया था। मगर हिजब ने रूस के इस जेट रेकॉन ड्रोन को क्रूज मिसाइल में कन्वर्ट किया और फिर धड़ल्ले से इजरायली धरती को सुलगाने में इसका इस्तेमाल किया। आखिर कैसे ये मॉडिफाइड वेपन हिजबुल्लाह के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, ये भी जान लीजिए। और 70 के दशक में सोवियत संघ ने Tu-143 नाम से एक जेट रेकॉन ड्रोन बनाया, जिसका इस्तेमाल खुफिया मिशन और सर्विलांस के लिए किया जाता था। मगर अब इसी रूसी ड्रोन को हिजबुल्लाह ने D3 क्रूज मिसाइल में कन्वर्ट किया है। और इसी D3 क्रूज मिसाइल से हिजबुल्लाह 22 सितंबर से अब तक इजरायली इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आपको बता दें कि D3 क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर तक है। ड्रोन को मॉडिफाइड करके तैयार किया गया है ये ब्रह्मास्त्र, और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इतना ही नहीं, D3 क्रूज मिसाइल आसमान में 1500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दावा किया जाता है कि D3 क्रूज मिसाइल के जरिए करीब 300 किलो विस्फोटक दागा जा सकता है। दरअसल हिजबुल्लाह का पलटवार तय था, क्योंकि चंद दिनों पहले ही लेबनान पर इजराइल की तरफ से पेजर अटैक किया गया था। बस इसी का इंतकाम लेते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बीते 72 घंटों में प्रचंड हमले को अंजाम दिया।
आपको बता दें कि रॉकेट और मॉडिफाइड D3 क्रूज मिसाइल के अलावा इजराइल में बारूदी कोहराम मचाने के लिए हिज़्ब ने खास ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया। हिज़्ब के लड़ाकों ने फादी 1 और फादी 2 रॉकेट से हमला किया। जहां फादी 1 रॉकेट की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है, वहीं फादी 2 रॉकेट की रेंज करीब 105 किलोमीटर है। इसके अलावा हिज़्ब ने कत्यूशा और बुरकान रॉकेट से भी हमला किया। हिज़्बुल्लाह के विध्वंसक हथियार और जंगी तेवर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह पर काबू पाना नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह हिज़्बुल्लाह हमले के लिए नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह वो उत्तरी इजराइल से सेंट्रल इजराइल तक जलजला ला रहा है, वो मामूली बात नहीं है। इसी बीच आशंका यह भी जताई जा रही है कि मौजूदा वक्त में इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ घिर चुका है और एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है, प्रचंड विनाश है। अब यह देखना होगा कि हिज़्बुल्लाह समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों के जाल में फंस चुका इजराइल अब कैसे निकलेगा, कैसे नेतन्याहू पलटवार करेंगे। क्योंकि भले ही 8 महीनों में इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया हो, लेकिन गाजा की तरह लेबनान की जंग नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। क्योंकि अगर आईडीएफ ने लेबनान पर हमले की कोशिश की, अगर लेबनान को तबाह करने के लिए बारूदी बारिश की, तो इस जंग में ईरान और उसके साथ साथ तमाम प्रॉक्सी संगठन सीधे उतर जाएंगे। वो भी विनाशक हथियारों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बेरूत के घोबेरी इलाके में बड़ी तबाही, आईडीएफ के हमले में 3 मंजिला इमारत ध्वस्त, हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। तो जानकारी सामने आ रही है कि 3 मंजिला इमारत को इस हमले में ध्वस्त किया गया है और कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। घोबेरी इलाके में यह बड़ी तबाही हुई है और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इजराइल किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ऐसे में ईरानी प्रॉक्सी अब एकजुट हो चुके हैं, उन्होंने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया है। इधर मुस्लिम देश भी ईरान के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन फॉक्स के 57 साल बाद ऐसा पहली बार है जब अरब में उसके खिलाफ इतनी बड़ी घेरेबंदी हो रही है। अरब में जंग की आहट से अमेरिका भी वाकिफ है और उसने अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। सवाल है कि क्या लेबनान पर इजराइल के हमले अरब में महासंग्राम की शुरुआत है? देखिए इस रिपोर्ट। तारीख 5 जून 1967, जगह मिडिल ईस्ट का भूमध्य सागर से सटा इलाका। इजराइल के करीब 200 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और भूमध्य सागर से होते हुए मिस्र में घुसकर उसकी सेना में तबाही मचा देते हैं। इसके बाद आईडीएफ जॉर्डन, सीरिया और इराक की एयरफोर्स पर भी एयर अटैक कर देती है। साथ ही इजरायली ग्राउंड फोर्स मिस्र और इन चारों देशों में घुस जाती है। महज 6 दिनों में इजराइल अरब की सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। इस जंग के बाद इजराइल अरब की सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा। लेकिन आज 57 साल बाद फिर वैसे ही हालात हैं। अरब में फिर महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल को भरोसा है कि 57 साल बाद
वो फिर एक बार हर उस मुस्लिम देश को तबाह कर देगा जो उसके सामने खड़ा होगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जिसकी वजह है अरब में सक्रिय ईरानी प्रॉक्सी संगठन, जो अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। और इसकी गवाही मिडिल ईस्ट से आई ये पहली तस्वीर है। इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी असाइब अहल अल हक ने पहली बार सीरिया पर सीधा हमला किया। ईरानी प्रॉक्सी ने अरफात ड्रोन से गोलान हाइट्स पर हमले किए, लेकिन यह महज शुरुआत है। अल अरबी अल जदीद अखबार की खबर के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरानी प्रॉक्सी की बैठक हुई है। ईरानी प्रॉक्सी की बैठक इराक में होने का दावा है। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए। नंबर 1, हिजबुल्लाह को हमले के लिए जरूरी हथियार दिए जाएंगे। नंबर 2, जंग लड़ने के लिए सीरिया और इराक के लड़ाके भेजेंगे। नंबर 3, इजराइल पर हमले अलग अलग मोर्चों से किए जाएंगे। नंबर 4, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जाएंगे। नंबर 5, जमीनी जंग छिड़ी तो युद्ध में सभी प्रॉक्सी के लड़ाके सीधे उतर जाएंगे। साफ है, ईरानी प्रॉक्सी साथ है और किसी भी वक्त इजराइल पर नॉन स्टॉप हमलों की शुरुआत हो सकती है। ईरानी प्रॉक्सी के साथ आने से इजराइल की टेंशन बढ़ गई है और वो एक बारूदी चक्रव्यूह में घिर गया है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। इजराइल 5 फ्रंट से वॉर में घिर गया है। सबसे पहला फ्रंट है गाजा का, जहां से हमास इजराइल पर हमले करेगा। दूसरा फ्रंट लेबनान का है, जहां ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर ही रहा है। तीसरा फ्रंट यमन का है, जहां से हूती अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव पर दागेगा। चौथा फ्रंट सीरिया का है। सीरिया में ईरान के 2 प्रॉक्सी संगठन हैं, जैनाबियून ब्रिगेड और फातेमियून डिवीजन। ये दोनों सीरिया से इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले करेंगे। वहीं 5वां फ्रंट इराक का है। इराक में ईरान के 5 प्रॉक्सी संगठन हैं, कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह, अल नुजाबा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन और कताइब सैयद अल शुहादा। ये 5 संगठन इजराइल पर एक साथ अटैक करेंगे। ऐसे में इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट की ऐसी वर्षा होगी जिसके सामने उसके आयरन डोम सिस्टम भी शायद फेल हो जाए। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के खिलाफ एकजुट है, तो वहीं अरब के मुल्कों ने भी साथ आना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में हुए घटनाक्रम बताते हैं कि इस्लामिक मुल्क तेजी से फिर साथ आ रहे हैं। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन जारी है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और तुर्की के राष्ट्रपति इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं, जहां दोनों ने खास मुलाकात की। इस मुलाकात में इजराइल का मुद्दा उठा। लेबनान पर हमले को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों ने माना कि इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से इजराइल को चेतावनी दी। ईरानी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया कि जो भी देश अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा वो उसकी रक्षा करेंगे। इधर ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। वहीं इराक ने भी मुस्लिम देशों को आवाज दी है। इराक ने अरब लीडर्स की बैठक बुलाने की मांग की है। बैठक का मुद्दा इजराइल का लेबनान पर हमला है। इराक की कोशिश अरब मुल्कों को इजराइल के खिलाफ साथ लाने की है। इजराइल के गाजा पर हमले तक मुस्लिम देश शांत थे, लेकिन लेबनान पर हमले ने मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी है। मिडिल ईस्ट के हालात बेहद बारूदी हो चुके हैं। पूरी दुनिया मान रही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग भड़क सकती है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल लेबनान के बीच तनाव लगभग पूर्ण युद्ध जैसा है। वहीं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा,
मिडिल ईस्ट में तनाव अब कूटनीति से आगे निकल चुका है, हालात विस्फोटक हैं। इधर राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अरब में मचे घमासान पर चिंता जाहिर की है। दुनिया मान रही है कि अरब एक बार फिर युद्ध की दहलीज को पार करने वाला है। किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू हो सकती है। ऐसे में अमेरिका भी अलर्ट है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को साथ आते देख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अलर्ट हो चुके हैं और पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में सेना बढ़ानी शुरू कर दी है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने अपने एक बयान में कहा, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हम क्षेत्र में पहले से मौजूद अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं। हम अपने कुछ सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। हालांकि अभी मैं इनकी संख्या साफ नहीं कर सकता। साफ है, अरब एक बार फिर जंग की दहलीज पर खड़ा है और अमेरिका ईरानी प्रॉक्सी की बढ़ी ताकत से चिंतित है। टेंशन इसलिए है क्योंकि इस्लामिक मुल्क इजराइल के खिलाफ फिर साथ आते हैं तो वो ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर इजराइल पर कहर ढा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। हाइफा, सफेद गलीली में रॉकेट से अटैक किए गए हैं। इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट मार गिराए। लेबनान में 2006 के बाद सबसे बड़ा नरसंहार 23-24 सितंबर को हुआ। सितंबर में हुए इस 1982 का सबरा शतीला नरसंहार कहा जाता है और इसके साथ ही लेबनान में 34 दिनों की जंग को भी याद किया जा रहा है। 2006 में छिड़ी ये जंग ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दुश्मनी का आधार बनी। 2006 में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने जंग शुरू की थी। एक बार फिर इजराइल ने ऐसी ही जंग छेड़ दी है। सवाल है कि क्या इस बार इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो सकेगा या फिर जंग की ज्वाला पूरे अरब में फैल जाएगी। दक्षिणी लेबनान में हो रहे विस्फोट हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की ऑल आउट जंग का प्रमाण है। 18 साल बाद लेबनान में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने एक बार फिर जंग शुरू कर दी है। अठारह साल बाद लेबनान में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और अभी जंग को सिर्फ 2 दिन बीते हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद से हिजबुल्लाह संगठन सुर्खियों में है, लेकिन हिजबुल्लाह से इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। अब इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए ही इजराइल ने दोबारा जंग शुरू की है। इजराइल हिजबुल्लाह की ये जंग साल 2024 के सितंबर में शुरू हुई और वो भी तब जब लेबनान सबरा और शतीला नरसंहार के शोक में डूबा था। तेईस सितंबर को इजराइल ने लेबनान में बड़े हमले शुरू किए। 16 सितंबर को सबरा और शतीला के 42वीं बरसी थी। 1982 में इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला किया। यह हमला PLO यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के लड़ाकों पर किया गया था। 16 से 18 सितंबर तक बैरूत के सबरा और शतीला में नरसंहार किया गया। सबरा शतीला में तब 3500 फिलिस्तीनियों और लेबनानियों को मारा गया था। नरसंहार लेबनान में चलने वाले ईसाई मिलिशिया संगठन ने किया और इस संगठन को इजराइल का समर्थन था। 1975 से लेकर 1990 तक करीब 15 साल तक लेबनान में गृह युद्ध जारी रहा और इसी दौरान हिजबुल्लाह की नींव रखी गई। 1982 में सबरा और शतीला नरसंहार के बाद ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। उन्नीस सौ 1982 में ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया।
हिजबुल्लाह का मिशन फिलिस्तीन की आजादी और अल अक्सा पर नियंत्रण था और इसीलिए इजराइल के लिए खतरा बनता जा रहा था। 1985 से इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू कर दी। इजराइल ने 1985 के ऑपरेशन को सिक्योरिटी जोन इन लेबनान नाम दिया। इस जंग में इजराइल का साथ कैथोलिक ईसाई संगठन SLA यानी साउथ लेबनान आर्मी ने दिया। जंग में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान का बड़ा इलाका कब्जा कर लिया। इस जंग में 1276 हिजबुल्लाह लड़ाके और लेबनानी मारे गए। इजराइल को 559 सैनिकों और नागरिक गंवाने पड़े। 24 मई सन 2000 को UNSC का प्रस्ताव 425 आने के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से सेना हटा ली। UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव के बाद लेबनान और इजराइल के बीच UN ब्लू लाइन 2000 बनी। ये दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच असली जंग शुरू हुई साल 2006 में। जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की बॉर्डर पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया। इस हमले में 3 इजरायली सैनिक मारे गए और 2 सैनिकों को बंधक बनाकर हिजबुल्लाह लेबनान ले गया। बस यही 2006 की युद्ध की चिंगारी थी और लेबनान में एक बड़े नरसंहार की वजह भी। सैनिकों के अगवा होने के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऐसे ही हमले शुरू कर दिए जैसे इस वक्त किए जा रहे हैं। 12 जुलाई 2006 को इजराइल ने हमले शुरू किए। जंग 14 अगस्त 2006 तक चली थी, इसीलिए इसे 34 डेज वॉर भी कहा जाता है। जंग में 250 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। 800 से ज्यादा लेबनानी नागरिक भी जंग में मारे गए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमलों से बड़ी तबाही हुई। जंग में इजराइल के 121 सैनिक भी मारे गए। 11 अगस्त 2006 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव 1701 लाया गया। हिजबुल्लाह के हथियार न उठाने की शर्त पर जंग बंद हुई। लेबनान में UNIFIL यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान की तैनाती कर दी गई। 2006 की जंग में भी संयुक्त राष्ट्र ने शांति समझौता कराया, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौते की शर्त नहीं मानी। 2006 की जंग के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह को लंबी दूरी की मिसाइलें और तकनीक देकर मजबूत बनाया। अक्टूबर 2023 में गाजा पर हमले होने के साथ ही इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग का तीसरा चरण शुरू हो गया, जिससे ये आशंका भड़क उठी है कि पहले से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह और अरब के संगठित हो चुके कई मुस्लिम देश इस बार इजराइल पर बड़े हमले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और अमेरिका में जंग का उस वक्त बड़ा सायरन बज उठा जब रूस का एक विमान जापान के आसमान में पहुंच गया। रूस का विमान जापान के एयर स्पेस में एक बार नहीं बल्कि 3 बार घुसा। इसके बाद आसमान में जापान और रूस के विमानों के बीच आमना सामना हुआ। इसके कुछ देर बाद ही पुतिन की सेना ने अपनी परमाणु शक्ति का सीधा प्रसारण कर दिया। सवाल यही है कि रूस के इस शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है? क्या ये महाजंग की घोषणा है? यूक्रेन युद्ध का विस्तार होना तय हो गया है। युद्ध की इस आग में एक साथ कई देश जलने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया तक पहुंच गई है। रूस ने पूर्वी एशिया में जो कुछ किया है उससे अमेरिका का सहयोगी जापान भी दहल गया है। रूस का IL-38 जासूसी विमान 24 घंटे के अंदर 3 बार जापान के एयर स्पेस में घुस गया और इसी के साथ जापान दहशत से भर गया।
पहली बार घुसपैठ के दौरान रूसी जासूसी विमान 1 मिनट तक जापान के एयर स्पेस में रहा। दूसरी बार 30 सेकंड तक रहा, जबकि तीसरी बार भी 1 मिनट तक जापान के आसमान में रहा। रूस के विमान को देखते ही जापान के F-15 और F-35 विमानों ने उसे आसमान में ही घेर लिया। जापानी लड़ाकू विमानों ने तीनों बार रूसी विमान के लिए रेडियो वार्निंग जारी की, फ्लेयर छोड़े गए। इसके बाद रूसी विमान वापस लौट गए और इस तरह से रूस और नेटो में जंग का बड़ा खतरा कुछ वक्त के लिए टल गया। रूस नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने की लंबे वक्त से तैयारी कर रहा है। अब उसने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर नेटो को डराना भी शुरू कर दिया है। अब रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी शार्क की झलक दिखाकर उसकी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। रूस का कहना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर परमाणु पनडुब्बी है। अमेरिका समेत पूरे नेटो के पास इस पनडुब्बी के प्रहार से बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ये 20 R-39 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। ये 6 टॉर्पीडो फायर करने का मादा रखती है। इसके अलावा एंटी सबमरीन मिसाइलें भी फायर कर सकती है। हाल ही में रूस ने समुद्र में 12 जगहों पर ओशन 2024 नाम से बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज की है। समुद्र में हुए इस युद्धाभ्यास को नेटो के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी माना जा रहा है। इसके अलावा रूस अपनी सरमत मिसाइलों को भी अपग्रेड कर रहा है। रूस के वैज्ञानिक सरमत 2 मिसाइल का परीक्षण करने में जुटे हैं। एक तरफ रूस अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर नया और खतरनाक गठबंधन बना लिया है। ये वो गठबंधन है जो नेटो का अस्तित्व मिटाने के मकसद से ही बनाया गया है। जाहिर है रूस किसी भी वक्त नेटो के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए सैबोटेज हमले करता रहता है। एक बार फिर यूक्रेन के एजेंट्स ने रूस के Mi-8 मिलिट्री हेलीकॉप्टर को टारगेट किया है और हमले के लिए रूसी बच्चों का सहारा लिया गया है। रूस ऐसे ही हेलीकॉप्टरों से यूक्रेनी सेना पर हमले करता है और इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन के एजेंट्स ने सबोटाज ऑपरेशन चलाया और एक हेलीकॉप्टर को खाक कर दिया। यूक्रेन के एजेंट्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रूस के बच्चों को टारगेट किया। रूस के ओम्स्क में एयरबेस पर रूसी सेना का हेलीकॉप्टर खड़ा था। 21 सितंबर को 15 और 17 साल के 2 बच्चे एयरबेस की सुरक्षा दीवार फांदकर अंदर घुसे। दोनों ने रूसी हेलीकॉप्टर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इससे रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया। रूस को इससे 125 करोड़ रुपए का झटका लगा है। मामले की जांच के बाद पता लगा है कि यह हमला यूक्रेन के एजेंट्स ने बच्चों को लालच देकर कराया था। यूक्रेन के एजेंट्स ने टेलीग्राम के जरिए रूस के 2 बच्चों से संपर्क साधा। दोनों बच्चों को $20,000 यानी करीब 17 लाख रुपए देने का लालच दिया गया। दोनों बच्चों को रूसी एयरबेस पर खड़े हेलीकॉप्टर पर हमले का मिशन दिया गया। ओम्स्क पुलिस ने 15 और 17 साल के 2 बच्चों को गिरफ्तार किया है। इन बच्चों के बयान से यूक्रेन के ऑपरेशन की जानकारी मिली। यूक्रेन ने इसी महीने में दूसरी बार रूसी हेलीकॉप्टर पर इस तरह के हमले कराए हैं। इससे पहले 11 सितंबर को यामालो-नेनेत्स में नोयाब्रस्क सिविलियन एयरपोर्ट पर रूसी सेना का हेलीकॉप्टर जलाया गया था। रूसी सेना को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना यूक्रेन का मकसद है और अब रूस के जवान होते लड़कों को ऐसे हमले करने के लिए मोटी रकम दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।